हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? बताइए। हाँ, मैं आप ही से पूछ रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ, खुश होकर स्वागत करती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करती हूँ। साथ ही साथ ये आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बहुत ही ऊर्जा के साथ, इंटरेस्ट के साथ, चाव के साथ वीडियो देखने बैठ गए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय के पाठ 11 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। 11 पाठ और 12वें पाठ को भी हम शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम है विक्रमशिला, जो लिखा है परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी जी ने। और इस वीडियो के अंदर या इस पाठ के अंदर हम ये भी जान चुके हैं कि ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी में जिसकी स्थापना हुई, इतिहास में ऐसा नाम, ऐसी पहचान जो कि विश्व प्रसिद्ध हो गई। हम ऐसी विक्रमशिला या एक ऐसे शिक्षण संस्थान की बात कर रहे हैं जो ना केवल भारत में ही जिसने अपनी छाप बनाई, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग अनोखी पहचान बनाई। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर विक्रमशिला है क्या, और जो लेखक हैं परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी जी, उनका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, ये सब कुछ जानेंगे। उसी के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को भी जानने वाले हैं। इसलिए मैं कहूंगी बहुत ध्यानपूर्वक मेरे साथ बने रहना शुरू से लेकर अंत तक। आइए चलते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी जी के जीवन परिचय की ओर। देखिए, जन्म हुआ 1/1/1948। अब ये कदापि ना सोचें कि उन्होंने विक्रमशिला के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त की। तो बेटा, जो खोजी होते हैं, जो कुछ करने की चाह रखते हैं, जो कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं, वो कहीं से, कहते हैं ना कि जमीन को या आसमान को चीर कर तारे तोड़ लाते हैं। बस चाहिए दिल में इच्छा और जुनून, तो जहां चाह वहां राह। ऐसे ही थे परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी जी, जिन्होंने विक्रमशिला के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित करके इस निबंध की रचना की। जी हाँ, ये हिंदी साहित्य में हिंदी की निबंध विधा में लिखा गया एक पाठ है, जो कि उन्होंने आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। कैसी आत्मकथात्मक शैली? जिसमें उन्होंने, मान लो आपसे पूछा जाए कि विक्रमशिला की कहानी किसने सुनाई, लेखक ने, अनुवादक ने या स्वयं विक्रमशिला ने, तो आप स्वयं विक्रमशिला ने कहेंगे, क्योंकि इसमें उन्होंने मैं शैली का प्रयोग किया है। विक्रमशिला खुद अपने बारे में बातें या अपनी कहानी सुना रहा है। तो जन्म स्थान कहां है? हवेली, खड़गपुर, मुंगेर, बिहार। प्रकाशित ग्रंथ देखिए, परशुराम की कठिन प्रतिज्ञा, अंग तरंग, सृष्टि का मूल इतिहास, इतिहास को एक नई दिशा, प्राचीन बिहार की शिक्षा संस्कृति का इतिहास, मूल भाषा विज्ञान, आर्य संस्कृति का उद्गम एवं विकास, विक्रमशिला का इतिहास, अंगिका भाषा उद्भव और विकास, आर्यों का मूल क्षेत्र, अंग देश मंदार, जहां से प्रकट हुई गंगा। सुनिए आपने, जहां से प्रकट हुई गंगा, ठीक है। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। मूल भाषा का इतिहास, वैदिक संस्कृति का उद्गम क्षेत्र मंदार, भारतीय संस्कृति की खोज, इनके प्रकाशित ग्रंथ हैं जो कि अनगिनत हैं। तो परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी जी हिंदी साहित्य में जिनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है, और यूं कहें कि हिंदी साहित्य के ये शीर्ष पर हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए अब हम चलते हैं कि विक्रमशिला क्या है, कैसा इसका प्रांगण है, किस तरह से इसका भवन का निर्माण हुआ और क्यों ये विश्व प्रसिद्ध हुआ। भाई, किसी की विश्व प्रसिद्धि के पीछे बहुत सी बातें होती हैं। तो विक्रमशिला जो कि 8वीं शताब्दी में जिसकी स्थापना हुई, जिसके अंदर 6 महाविद्यालय समाहित हैं, और 6 महाविद्यालयों में जो कुलपति थे, ठीक है, वो अपने आप में इतने निपुण थे कि उनकी मौखिक परीक्षा, जब उनके समक्ष कोई भी छात्र
जब प्रवेश लेता था तो उन द्वार पंडितों द्वारा पहले उसकी मौखिक परीक्षा ली जाती थी, उसके बाद ही विक्रमशिला में प्रवेश दिया जाता था। ना केवल यहां शास्त्र विद्या या शस्त्र विद्या ही प्रदान की जाती थी, बल्कि तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, सांख्य विद्या, जादू, कला, चमत्कार, गणित, भूगोल, व्याकरण, खगोल, हर एक, या यूं कहें कि संपूर्ण विद्याओं का समागम विक्रमशिला। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है बेटा। इसको सुनिए ध्यान से, इसके बारे में जानिए, ताकि हम अपने भारत के गौरव इतिहास को सुनकर समझ सकें कि हमारा भारत सचमुच कितना अनोखा है, कितना अनूठा है, जिसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। यह निबंध बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत का परिचय कराता है कि विक्रमशिला का गौरवशाली इतिहास। बिल्कुल, इस अध्याय में प्राचीन ज्ञान परंपरा की अनेक विशिष्टताओं का उद्घाटन किया गया है कि किस तरह से जो प्राचीन ज्ञान परंपरा थी, मात्र किताबी ज्ञान ही नहीं, मात्र कुछ कविताएं या कुछ पाठों की शिक्षा ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता था। चाहे वो शस्त्र हो, अस्त्र हो, तंत्र हो, मंत्र हो, जोग हो, रोग हो, ध्यान हो, जादू हो, टोना हो, चमत्कार हो, हर एक की विद्या यहां पर दी जाती थी। और जब इस विश्वविद्यालय से या इस शिक्षण संस्थान से या शिक्षा केंद्र से पारंगत होकर विद्यार्थी जब समाज में कदम रखता था, तो उसका एक अलग ही वर्चस्व रहता था। उसके समक्ष सब नतमस्तक रहते थे, क्योंकि हर एक कलाओं में निपुण, सोच, विचार, कला, बोली, वाणी, हर एक में सबसे ऊपर। ये है इसकी पहचान। ऐसी विक्रमशिला जो भारत का गौरव बढ़ाती है, उसकी अस्मिता को बढ़ाती है। अब देखिए, जब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी शैली में लिखा गया है, मैं शैली में लिखा गया है। विक्रमशिला की कथा किसने सुनाई, तो आप कह सकते हैं विक्रमशिला की कहानी स्वयं विक्रमशिला ने ही सुनाई। इस निबंध के माध्यम से लेखक परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी जी ने मैं शैली में लिखा है, ताकि किसी तरह से ऐसा न लगे कि वो ऐसा था, वो वैसा था, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। मैं शैली का जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें कोई नुकुर मुकुर नहीं होती, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। मैं विक्रमशिला हूं। आपने महाभारत नामक सीरियल आता था, देखा था? मैं समय हूं। मैं ये देख रहा हूं कि हस्तिनापुर में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला। एक चक्र सा घूमता रहता था, देखा है बेटा? इस तरह से एक बड़ा सा चक्र घूमता रहता था। जब हम बहुत छोटे थे, जब ये इस तरह का आता था, मैं समय हूं, ऐसा आता था, मैं समय हूं। फिर वो सारी कहानी बताता था कि क्या चल रहा है, हस्तिनापुर में क्या चल रहा है, कौरव पांडवों में क्या चल रहा है, किस तरह की सोच विचार, कौन कौन सी बातें चल रही। तो यहां पर मैं शैली में जब लिखा जाता है तो वो हम अपने आप से उसको जोड़ भी पाते हैं और बहुत ही रोचकता भी नजर आती है। तो ये जो मैं शैली है वो अपने आप को या दर्शकों को या पाठकों को जोड़ लेती है। तो यहां पर विक्रमशिला भी क्या है? मैं विक्रमशिला हूं। मुझे भारत की अस्मिता का अभेद्य कवच माना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्थात कवच क्या है बेटा? कवच, अभेद्य कवच मतलब सुरक्षा हेतु कुछ ऐसे वस्त्र या धारण कर लेना जिससे हमारे शरीर की सुरक्षा हो सके। कवच मतलब जो हमें किसी भी तरह के वार से बचाए, अर्थात हमारी सुरक्षा करे, रक्षा करे, उसको कवच कहते हैं। तो क्या कहा? मुझे भारत की अस्मिता का क्या अर्थ होता है? पहचान। तो मैं विक्रमशिला हूं, मुझे भारत की अस्मिता का अभेद्य, जिसको कोई भेद नहीं सकता, अभेद्य कवच कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अर्थात हाँ, मैं भारत की अस्मिता का कवच हूं। मैं भारत की अस्मिता अर्थात उसकी पहचान का एक अनोखा कवच हूं, जिसके माध्यम से भारत की अस्मिता संपूर्ण विश्व में फलीभूत हुई। मेरा अतीत आज के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत
और महत्वपूर्ण था। मेरे यहां आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर सरीखे विद्वान हुए, जिनके योगदान को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि हम बात करें खगोल विद्या की, तो खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध है और अतीश दीपंकर जी ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और साथ ही साथ लामा संप्रदाय की स्थापना भी की। तो आर्यभट्ट खगोल विद्या शास्त्री और अतीश दीपंकर जी लामा संप्रदाय के संस्थापक या स्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। आधुनिक भागलपुर जिला कहां का? बिहार का। जी बेटा, जहां आप रहते हैं उसी राज्य का। बिहार का एक बिहार एक राज्य है जिसमें एक जिला है भागलपुर जिला, फिर उसके अंदर एक गांव है, ठीक है, फिर उसके अंदर एक और छोटा गांव है, वहां पर इसका प्रारंभिक काल हुआ। आधुनिक भागलपुर जिला जो प्राचीन अंग महाजनपद नाम से लोकप्रिय है कि कहलगांव थाना क्षेत्र, एक जिला, एक राज्य, एक जिला, एक गांव, फिर एक थाना। ठीक है। पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतीचक में 8वीं शताब्दी के मध्य मेरा आविर्भाव पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। अब सुनो, जब कभी आपसे पूछा जाएगा कि इसके कुलपति कौन रहे, ठीक है, तो वहां उत्तर कुछ अलग होगा। लेकिन यदि पूछा जाए कि सबसे जो ऐसे कौन से राजा थे जिनके संरक्षण में विक्रमशिला की स्थापना की गई, या कौन से राजा का संरक्षण विक्रमशिला को प्राप्त हुआ, तो क्या लिखेंगे आप? पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में। ठीक है। धीरे धीरे मैं अपनी बौद्धिक शक्ति के ही बदौलत अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर जा पहुंचा। धीरे धीरे ही आगे बढ़ा जाता है, कोई भी तुरंत जादू से कहीं नहीं पहुंच जाता। हमें कब दिखाई देता है? जब वो सफलता प्राप्त कर लेते और हमें लगता है लो उनको तो सफलता मिल गई। उसके पीछे की मेहनत शायद ही किसी को दिखाई दे, और जो उसके सफलता के पीछे की मेहनत को देख लेते हैं ना, वो मेहनत के मूल्य को समझते हैं और मेहनत करने में जुट जाते हैं। इसलिए सफलता के पीछे कभी मत भागो, बस अपने कर्म को करते चलो। अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, उनकी अखंडशील संपन्नता के कारण ही मैं विक्रमशिला की संज्ञा से संबोधित हुआ। किंवदंती है कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर स्थान पर विहार बनाने के कारण मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा। ठीक है। तो एक तो हम देख सकते हैं कि जो वहां के आचार्य थे उनका आचरण कैसा था? विक्रम, विनम्र, अखंडशील संपन्नता के कारण विक्रमशिला को मतलब विक्रमशिला संज्ञा से संबोधित हुआ। साथ ही साथ एक ये भी कहावत है, प्रचलन में है, कि विक्रम नामक यक्ष को दमित किया गया, उसका नाश कर दिया गया, और उसी स्थान पर विहार बनाने के कारण ही मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा। ठीक है। तो ये बात याद रखना कि किसके संरक्षण में विक्रमशिला का निर्माण हुआ? तो महान प्रतापी राजा, कौन से? पाल वंश के महान प्रतापी राजा धर्मपाल। ठीक है। फिर विक्रमशिला का नाम कैसे पड़ा? नाम पड़ा वहां के आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण से, और साथ ही साथ विक्रम नाम के यक्ष का दमन हुआ और वहां पर एक विहार का निर्माण हुआ जिससे विक्रमशिला का नाम पड़ा। ठीक है। मेरे प्रांगण में, प्रांगण मतलब क्या? प्रांगण मीन्स आंगन की तरह, मतलब उसके अंदर। जैसे एक स्कूल की बात करें, विद्यालय की बात करें, तो विद्यालय के अंदर क्या होता है बेटा? बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं। तो विद्यालय कह सकता है कि मेरे प्रांगण में कई कक्षाएं, या 10, 12 या 15 कक्षाएं शामिल हैं। उसी तरह से मेरे प्रांगण में 6 महाविद्यालय विद्यमान थे। कितने? 6, जहां अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे। द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही मेरे प्रांगण में प्रवेश पा सकते थे। यदि
जो द्वार पंडितों द्वारा मौखिक परीक्षा पास नहीं कर पाए तो उनको विक्रमशिला में प्रवेश नहीं दिया जाता था। जिसको विक्रमशिला में प्रवेश पाना है वो द्वार पंडितों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देंगे, उस मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, तभी विक्रमशिला में प्रवेश प्राप्त कर पाएंगे। द्वार पंडिताचार्य ज्ञान की विभिन्न शाखाओं, जो द्वार पंडित रहा करते थे, प्रिंसिपल कह सकते हैं हम, तो जो द्वार पंडित रहा करते थे वो विभिन्न शाखाओं में निपुण थे। कौन कौन सी शाखा? जैसे तंत्र, योग, न्याय, कला, व्याकरण, काव्य आदि कलाओं में निपुण थे, पारंगत थे। केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडितों को मेरे आधार स्तंभ की श्रेणी में रखा जाता था। ठीक है। उल्लेखनीय है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। इनका नाम अवश्य याद रखिएगा। विक्रमशिला के प्रथम आचार्य कौन थे बेटा? हरिभद्र। अब हरिभद्र को एक और नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षित के शिष्य थे। हरिभद्र कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षक के शिष्य थे, इसलिए इनको शांति भद्र भी कहा जाता है। किसको? हरिभद्र। हरिभद्र शिष्य किसके थे? या फिर हम कहें कि थोड़ा सा रुको, हम लिखते हैं यहां पर हरिभद्र। ठीक है। अब हरिभद्र के गुरु कौन थे? बताएं, गुरु कौन थे? शांति रक्षित। शांति रक्षित, इसलिए इनको और क्या कहा जाता है? शांति भद्र। शांति भद्र भी कहा जाता है। प्रथम कुलपति हरिभद्र या शांति भद्र थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षक के शिष्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम भी सुना ही होगा आपने, तो उसी के जो आचार्य थे उनके शिष्य थे। मेरे पास एक समृद्ध पुस्तकालय था। समृद्ध पुस्तकालय जिसमें ऐसी पुस्तकें, ऐसे वेद, ऐसे पुराण, ऐसी शिक्षा कि यदि कोई ध्यान से, मन से, समर्पित भाव से उन पुस्तकों को पढ़ लेगा, उनको देख लेगा, उनमें जो लिखा है उनका अनुसरण कर लेगा, उसका जीवन तो समझिए धन्य ही हो जाएगा। मेरे पास एक समृद्ध पुस्तकालय था। तंत्र विद्या एवं तर्क विद्या सहित प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यहां विशाल संग्रह मौजूद था। क्या क्या था पुस्तकालय में? तंत्र विद्या, तर्क विद्या सहित प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का विशाल संग्रह। यहां की पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए आचार्य और शोधार्थी दोनों अधिकृत थे। आचार्य जो शिक्षा प्रदान करते थे और शोधार्थी जो शोध करते थे, रिसर्च करते थे। राजा गोपाल द्वितीय के शासन के 15वें वर्ष में प्रसिद्ध ग्रंथ, इसको ध्यान रखिएगा, अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता की पांडुलिपि मेरे घर से ही तैयार की गई। यह ग्रंथ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की धरोहरों में शामिल है। ठीक है। अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। दान, शील, धैर्य, ध्यान प्रज्ञा पारमिता के प्रमुख अंग थे, जिनमें पारंगत होना मेरे उद्देश्यों में शामिल था। उपाय, कौशल्य, प्राणिधान, बल एवं ज्ञान को मिलाकर कुल 10 पारमिताओं में, 10 कुशलताओं में, पारमिता मतलब पारंगत कहते हैं ना, कुशलताओं में पारंगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं थी। बिल्कुल कैसे साधारण हो सकती है? हम जब किसी कार्य को करते हैं तो हम उसी कार्य में लीन रहते हैं, और कोई कहता है ये वाला कार्य क्यों नहीं किया? अरे हम ये काम कर रहे थे, मैं क्या क्या करूं? ये डायलॉग भी सुनने को मिलता है कि मैं ये करूं या ये करूं। बेटा देखो यहां अपने आप को कैसे मल्टीटास्कर बनाया जा सकता है, ये यहां पर आप सुनकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यदि बहुत सारे कार्य एक साथ हमें मिल जाएं तो उसमें हम किसी भी तरह से अपना धैर्य नहीं खोएंगे। ध्यान पूर्वक उसको सुनकर समझेंगे और ये निर्णय लेंगे कि मान लीजिए 5 काम हमको एक साथ मिल गए, 5 को तो एक साथ हम कर नहीं सकते, तो हमें
अच्छे से चुनना होगा कि इनमें सबसे पहला कार्य कौन सा हमें कंप्लीट करना चाहिए, कौन सा सबसे पहले कार्य कंप्लीट करके देना है। जब हम ये तय कर लेंगे तो हमें किसी तरह इसका कोई भी मानसिक तनाव नहीं उत्पन्न होगा। कौन सा पहले? एक हो गए ना 5 में से, एक 4 बजे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन कभी भी एक साथ ये भी करना है वो भी करना है तो ऐसा मत करना। इससे मस्तिष्क एकदम ऐसा भ्रमित हो जाता है और फिर हम सोचते हैं हम क्या करें और हम कुछ भी नहीं कर पाते। शांति, अपने मन में धैर्य को एक स्पेशल स्थान देकर रखना बेटा। पेशेंस, धैर्य कभी खोना मत, जल्दबाजी कभी करना मत। जल्दबाजी में बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो उपाय, कौशल्य, प्राणी, धान, बल एवं ज्ञान को मिलाकर कुल 10 पारमिताओं में पारंगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं थी। यह मनुष्य को पूर्ण महामानव बनाने की प्रक्रिया है जो मेरी गरिमा की चरम परिणति है। 10वीं 11वीं शताब्दी तक मैं पूर्व एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। स्थापना कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में। ठीक है, 8वीं शताब्दी में स्थापना, और 10वीं 11वीं सदी में क्या हुआ? 10वीं और 11वीं सदी में क्या हुआ? उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र पूर्वी एशिया का, पूर्वी एशिया उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा शिक्षा केंद्र। समझ में आया? केंद्र किसी को भी अपनी अस्मिता, अपना पहचान, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए नियमित रूप से लगनशील होकर अपने कर्म को करते रहना होता है। जरा सा भी हम थम गए कि चलो भाई सफलता मिल गई, थैंक गॉड, और हम रुक गए, सफलता टिकती नहीं है। सफलता पाना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन सफल बने रहना है। और ऐसा हुआ। 8वीं शताब्दी में स्थापना हुई विक्रमशिला की, और फिर भी उसी तरह की शिक्षा प्रदान करते रहे, और 10वीं से 11वीं शताब्दी में तो पूर्वी एशिया का सबसे प्रसिद्ध उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र के रूप में माना गया। सम्यक ज्ञान दान परंपरा में मेरा कोई सानी नहीं था, कोई बराबरी वाला नहीं था, कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। मेरे प्रांगण प्रवेश में प्राथमिकता वैसे विद्यार्थियों को ही दी जाती थी जो मेरे यहाँ पूरे सत्र में नियमित उच्च शिक्षा और शोध कार्यों के आकांक्षी होते थे। हर किसी को तो यहाँ पर प्रवेश ही नहीं मिलता था। जो पूरी तरह से समर्पित हो, पूरी तरह से, देखो ना बेटा क्या क्या लिखा है, जो पूरे सत्र में नियमित हो, उच्च शिक्षा और शोध कार्यों के प्रति जागरूक भी हो, समर्पित भी हो, तब जाकर मिलते थे। प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। फिर आचार्य अपने शिष्य को पुत्रवत मान उसे बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं, किस तरह के नियम और कानून हैं, ताकि वे मेरे उच्चादर्शों पर खरे उतर सकें कि क्या चाहिए। जैसे आज भी कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, चाहे हम स्कूल्स की बात करें या विद्यालयों की बात करें, उनका एक अपना मापदंड होता है, एक मानदंड होता है। उस पर यदि खरे उतरे तभी इन है, अदरवाइज आउट, तभी प्रवेश दिया जाता है, अन्यथा नहीं दिया जाता। अर्थात कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कहते हैं ना भैया आज का काम है सिर्फ पैसा 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 कमाना। नहीं, आज भी कुछ चुनिंदा ऐसे विद्यालय हैं, ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जिनका अपना एक क्राइटेरिया है, मानदंड है। वो उसी लेवल पर अपने आप को बनाकर रखे हुए हैं क्योंकि वो उन मानदंडों का पूरी तरह से पालन करते हैं। लोभ, पैसा कमाते तो हैं लेकिन उसमें लोभ लालच को शामिल करके अपनी गुणवत्ता को नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, तो अब तक्षशिला या हम बात कर रहे हैं विक्रमशिला क्या था, जिसने हमेशा अपने मानदंडों पर अपने सिद्धांतों को बरकरार रखा। सम्यक ज्ञान दान परंपरा में मेरा कोई सानी नहीं था, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। मेरे प्रांगण प्रवेश में प्राथमिकता वैसे विद्यार्थियों को दी जाती थी जो मेरे यहाँ
पूरे सत्र में नियमित उच्च शिक्षा शोध कार्यों के आकांक्षी हों। प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। फिर आचार्य अपने शिष्य को पुत्रवत मान उसे बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते ताकि मेरे उच्चादर्शों पर खरे उतर सकें। मेरा छात्र होना ही अपने आप में गौरव की बात हुआ करती थी। अच्छा, विक्रमशिला के विद्यार्थी, अरे वाह, नाम ही काफी है। जैसे मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, गर याद रहे, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, गीत है ना। उस तरह से बहुत कुछ ऐसी शिक्षण संस्थाएं, विक्रमशिला की बात कर रही हैं या वर्तमान की भी बात करूं, कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिनका नाम ही काफी है। अच्छा, वहां पढ़ते हैं, अच्छा वहां पढ़ाते हैं, अरे वाह, ठीक है। तो मेरा छात्र होना ही अपने आप में गौरव की बात हुआ करती थी। यहाँ के नामांकित छात्र देश विदेश में मान सम्मान के स्वतः ही हकदार हो जाते थे। देश विदेश में अपने आप ही उनको मान सम्मान प्राप्त होता था। राज दरबारों में यहाँ के आचार्य विद्यार्थियों को विशेष सम्मान भी मिला करता था। तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य वैशेषिक, अध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या मेरे पाठ्यक्रम के प्रमुख अंग थे। इनको जरूर आप याद रखिएगा बेटा। क्या क्या शामिल था? व्याकरण, तंत्र विद्या तो थी ही, उसके साथ व्याकरण, न्याय, सृष्टि, विचार, ये सब कुछ इसमें शामिल था पाठ्यक्रम में। इतना सब कुछ शामिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कक्षा की व्यवस्था और उसके समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य नियुक्त थे। अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा थी। याद रखना, वर्तमान में सरकार की सकारात्मक सोच एवं पुरातात्विक विभाग के अथक प्रयास से मैं वर्षों गुमनाम रहने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आया हूं। पुरातात्विक खनन से मेरे प्रायः सभी इमारतों की प्राप्ति हो जाने की आशा प्रबल सी हो गई है। कि खनन मतलब समझते हो बेटा? खनन का अर्थ होता है खुदाई। खनन मतलब खोदना या खुदाई, ठीक है। यहां 50 फीट ऊंची एवं 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुए। 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। पूर्वी और पश्चिमी भवन में पद्मासन पर बैठे अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई। पद्मासन पता है ना, बिल्कुल बहुत अच्छे से एक दूसरे पर पैर ऐसे करके और बिल्कुल ऐसे जब बैठते हैं तो उसको पद्मासन कहते हैं। पद्मपाणि एवं मैत्री की प्रतिमा भी मिली है। कुछ क्षतिग्रस्त सीलें भी प्राप्त हुई हैं। क्षतिग्रस्त मतलब थोड़ी सी टूट फूट गई हैं, जो कि एकदम सही नहीं है, क्योंकि कई हजार वर्ष पुरानी बात है ना। एक सील का सत्यावन वीर वज्र से किया गया है। खुदाई का काम अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रकाश में आने की संभावनाएं और भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि खनन का कार्य निरंतर है, अभी रोका नहीं गया है। तो और भी ऐसी बहुत सारी चीजें या बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक हमें मिलने वाले हैं वहां से संबंधित, की जो उसकी पहचान को और उसकी अस्मिता को और अधिक बढ़ाएंगे। 10,000 छात्र, 1,000 विद्यार्थी नहीं, मैंने क्या कहा, 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक जहां रहे हों, उनकी भव्यता एवं विशालता के संबंध में भला कह ही हम क्या सकते हैं। जिसका इतना भव्य, इतना विशाल प्रांगण हो, जहां 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकें, उसकी भव्यता के बारे में, उसकी विशालता के बारे में भला हम क्या ही कह सकते हैं। जितना कहेंगे कम ही होगा। 1,000 अध्यापक, 10,000 छात्र। वास्तव में कई दृष्टिकोण से मैं एक अद्भुत एवं अलौकिक विश्वविद्यालय था। 13वीं सदी के आरंभ में, अब देखो बेटा कहां से शुरू हुआ, 8वीं सदी, 8वीं सदी से शुरुआत, 10वीं 11वीं सदी में एशिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा केंद्र, कौन सी एशिया का? पूर्वी एशिया का, पूर्वी एशिया का सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट
शिक्षा केंद्र, उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र। और उसके बाद यदि हम बात करें, आ गई है 13वीं सदी। 13वीं सदी, अब किसने आक्रमण कर दिया? देखो, 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण सर्वनाश। 13वीं सदी में तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। तुर्कों के आक्रमण से सर्वनाश, ये है विक्रमशिला का इतिहास। स्थापना 8वीं सदी। 10वीं 11वीं सदी में पूर्वी एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र। 13वीं सदी में तुर्क आए और इसका सर्वनाश हो गया। भ्रमवश किला समझे जाने के कारण ही मेरा यह हश्र हुआ। तबकात-ए-नासिरी नामक ग्रंथ में मेरे विध्वंस का जीवंत वर्णन है। यदि पढ़ना हो, तबकात-ए-नासिरी। धर्मस्वामी नामक एक तिब्बती लामा ने मेरे पतन का वर्णन अत्यंत ही मार्मिक तरीके से किया है। याद रखना बेटा, 8वीं, 10वीं, 11वीं और 13वीं शताब्दी। तो 8वीं से 13वीं शताब्दी तक विक्रमशिला का इतिहास माना जाता है। आप जब कभी भी शैक्षणिक परिभ्रमण का मन बनाएं, परिभ्रमण का, तो मेरे आंगन में अवश्य पधारें, ताकि मेरे सोए हुए अतीत, करवट ले रहे वर्तमान और बोए जा रहे भविष्य के अदृश्य बीज के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। अब हम चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर, जो और सटीक रूप से हमें यह पता चल जाएगा कि हमने जो भी विक्रमशिला के बारे में पढ़ा है, सुना है, क्या वो हमें यहां पर मस्तिष्क में याद है। अच्छा बताइए, प्रथम आचार्य या कुलपति कौन थे? शांतिभद्र, ओके। हरिभद्र कौन थे? चलिए, विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है, अर्थात विक्रमशिला का नाम कैसे पड़ा? तो विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति है कि विक्रम नामक यक्ष का दमन करके यहां विहार भ्रमण योग भूमि बनाई गई, जिसके कारण भूभाग का नाम विक्रमशिला रखा गया। यहां के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है भाई? सब कुछ शामिल है। जितने हम सोच नहीं सकते उतने विषय यहां पर शामिल है। यहां के पाठ्यक्रम में तंत्र शास्त्र, व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, अध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा। परिभ्रमण के दौरान आप इस स्थल का चयन करना क्यों पसंद करेंगे? जब कहीं आप, जैसे मान लो गर्मियों की छुट्टी आई या शीतकालीन अवकाश हुए, कहीं जाना है, ऐसी जगह जाना है जो इतिहास से जुड़ी हुई हो, जहां पर हम ऐतिहासिक जानकारी एकत्रित कर सकें और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। कहाँ जाएं, क्या करें? क्या बिहार चलें? हाँ, 2-4 मित्र इकट्ठे हो गए, हाँ यार वहां तो बहुत ही ऐसी ऐतिहासिक, और बिहार की भूमि तो वैसे भी एक अनोखी भूमि है, जहां पर कई हिंदी साहित्यकार, रचनाकार, कवि, लेखक, उपन्यासकारों ने जन्म लिया, और ये सब भी वही है। तो परिभ्रमण के दौरान इस स्थल का चयन हम इसलिए करेंगे क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है जो ऐतिहासिक है। यहां कभी आर्यभट्ट जैसे विश्वविख्यात खगोल शास्त्री ने अध्ययन किया और भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाई। अतः शिक्षार्थियों के लिए स्थल नमन करने योग्य है। जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मैं तो कहूंगी हम सब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कोई भी यहां पर यह नहीं है कि भाई मैं तो पूर्ण हूं। वी ऑल आर लर्नर्स, हम सब सीखने ही आए हैं। अगला है, इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? इस विद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए हमारा सुझाव है कि इस विश्वविद्यालय को समृद्ध करें, ज्ञान विज्ञान का अध्यापन आधुनिक ढंग से करवाया जाए, समृद्ध पुस्तकालय, समृद्ध प्रयोगशाला आदि का होना आवश्यक है, ताकि छात्र पुस्तकालय में बैठकर और तरह तरह के ज्ञान
का अर्जन कर सकें और प्रयोगशाला के माध्यम से वहां पर प्रयोग करके अपने मस्तिष्क का और विकास कर सकें, जिससे वे आगे जाकर समाज में एक सभ्य, सुयोग्य और सफल नागरिक बन सकें। ठीक है। अब है निम्नलिखित संस्थानों को उनकी श्रेणी के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। बढ़ते क्रम समझते हो ना? सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और बड़ा और बड़ा, सबसे बड़ा। जैसे आरोह और अवरोह होता है ना, आरोह अवरोह। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 या अवरोह 5 4 3 2 1। अब समझ में आया? आरोह मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोह मतलब घटते क्रम में। तो अब हमें कैसे सजाना है इनको? बढ़ते क्रम में। ये होता है बढ़ते क्रम, ये होता है घटते क्रम। ठीक। क्या क्या लिखा है? विश्वविद्यालय है, प्रारंभिक विद्यालय है, महाविद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय। आप बताइए सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। सबसे पहला कौन सा आना चाहिए बेटा? ओके, आपने कहा खा। ठीक है। उसके बाद इंगा। ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक हो गया, प्राथमिक हो गया, घ। ठीक है। अब प्रारंभिक, प्राथमिक, माध्यमिक, ग और क, ऐसा। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं। हम इनको तो रब कर देते हैं, जब हम आंसर देखेंगे तो देख पाएंगे हम। हमने सबसे पहले रखा खा को, प्रारंभिक विद्यालय, बिल्कुल सही जवाब। फिर हमने लिखा इंगा अर्थात प्राथमिक विद्यालय, ये भी सही हमने कहा। फिर हमने घ, क्या है? माध्यमिक, ये भी सही है। उसके बाद ग, महाविद्यालय, और फिर का। वेरी गुड, ताली बजा लीजिए। तो कुछ इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं जो 1-1 नंबर के होते हैं। ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। अतिशयोक्ति, सर्वाधिक, परीक्षा, उल्लेखनीय, पुस्तकालय, शोधार्थी, विद्यार्थी, प्रत्येक, नवागत, उच्चादर्श, नामांकित, अवलोकितेश्वर। अब हमें यह देखना है कि पहले तो आप बताइए संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं। तो संधि जो है वर्णों के मेल को कहते हैं, वर्णों के मेल को। और समास किसे कहते हैं? समास कहते हैं पदों के मेल को, पदों के मेल को। इतना आपको पता होना चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई भ्रम या कंफ्यूजन नहीं हो। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, संधि समास एक ही है। तो संधि वर्णों के मेल, वर्ण अर्थात अक्षर, समास पद, पद अर्थात शब्द। ठीक है। अतिशयोक्ति, अतिशय, धन उक्ति, क्योंकि यहां पर अ और उ स्वर संधि, आ ई उ ए ऐ, ये सब स्वर होते हैं ना, तो ये वर्ण आ और आ मिल रहा है। अतिशय, या क्या है? या आ ही तो है। ठीक है। तो स्वर है, स्वर स्वर से मिला, स्वर संधि। सर्व, धन अधिक, सर्व, व, ये भी आ है, आ और आ, फिर स्वर संधि। व्यंजन संधि, परि, इच्छा, परि, रि, रि, इच्छा, व्यंजन संधि। उत, लेख, पुस्तक, आलय, स्वर। ये अपने आप में आप देखेंगे जब स्वर से स्वर मिल रहा है तो स्वर संधि। और डिटेल में जानना हो तो संधि वाला वीडियो देखिए, और इससे पहले जो हमने व्याख्या प्रश्नोत्तर वाला वीडियो है वो भी जरूर देखिएगा, उसमें भी हमने और डिटेल से समझाया है।
शोधार्थी, शोध धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, प्रति धन एक, नव धन आगत, उच्च धन आदर्श, नाम धन अंकित, अवलोकित ईश्वर, स्वर संधि। ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित शब्दों को समास बताना है। अभेद्य, अखंड, पत्थरघट्टा, द्वार पंडित, कुलपति, शिक्षा केंद्र, देश विदेश। तो समास संक्षिप्त समास जिनके बीच का यदि कोई शब्द है, जैसे रसोई के लिए घर, ठीक है, तो के लिए क्या है, कारक विभक्ति। समास में कारक विभक्ति गायब हो जाती है और वो भी क्या बन जाता है, रसोई घर, ये होता है समास। यदि हम कहें घोड़े पर सवार, बड़ा सा वाक्य है, समास शब्द क्या होगा, घोड़सवार। तो यहां पर समास का अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्तीकरण करना, ठीक है। पत्थर घट्टा, ये तो बिल्कुल दिया है, इसका डिटेल वीडियो देखने के लिए आप पहला वीडियो जरूर देखें। तत्पुरुष है, तत्पुरुष क्यों है, क्योंकि पत्थर घट्टा तत्पुरुष, द्वार पंडित तत्पुरुष, इन सब में कारक विभक्तियों का प्रयोग है। जब हम इनका विग्रह करेंगे तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, ठीक है, ये सब कारक विभक्तियां होती हैं। और जब हम इनका विग्रह करेंगे तो कारक विभक्तियां आती ही हैं। जैसे शिक्षा केंद्र, शिक्षा के लिए केंद्र, और के लिए क्या है, कारक विभक्ति। और यहां देश और विदेश है, तो देश विदेश अर्थात जब दोनों पद एकदम इक्वल हो, बराबर हो, तो द्वंद्व समास होता है, ठीक है। संधि और समास में अंतर बताइए। राजा का पुत्र, विद्या का आलय, रसोई के लिए घर, राजा का पुत्र राजपुत्र, विद्या का आलय विद्यालय, रसोई के लिए घर रसोई घर। तो उपर्युक्त उदाहरणों में हमने देखा कि दो शब्दों के बीच एक विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे ये विभक्ति है, और जब समासिक शब्द बना, समस्त पद बना, तो वो विभक्ति गायब हो गई। क्या देखा हमने कि दो शब्दों के बीच एक विभक्ति का प्रयोग हुआ है सॉरी, विभक्ति का के लिए, ये विभक्ति है। विभक्ति लोप के बाद दोनों शब्द मिलकर एक शब्द हो गए, ऐसे ही संयुक्त शब्दों को समास कहते हैं। आशा करती हूं बहुत ध्यानपूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है, और इतना भी मुझे भरोसा है कि आप किसी तरह आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। यदि है तो फिर भी आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, और बने रहिए हमारे साथ। हम हैं आपके लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।